हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ने जा रहे हैं और नॉन कॉर्डेट्स का सबसे पहला फाइलम या संघ मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं और उसका नाम है पॉरीफेरा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पॉरीफेरा है क्या। तो पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? तो पॉरीफेरा ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके शरीर के ऊपर खूब सारे क्या होते हैं, छेद होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म। पॉरी का मतलब होता है पोर यानी कि छिद्र, और फेरा का मतलब होता है बियरिंग यानी कि छिद्र युक्त जीव, यानी कि पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले ये जो पॉरीफेरा है, इस पॉरीफेरा वर्ड का जो सबसे पहले प्रयोग किया था या जो नाम पॉरीफेरा दिया गया था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। ये जो पॉरीफेरा संघ के मेंबर्स हैं इनको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर कॉमन नेम इसका जो है वो हम इनको स्पॉन्जेस भी कहते हैं। और स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस जो होती है यानी कि स्पंजों का जो अध्ययन है वो जिस ब्रांच के थ्रू किया जाता है उसको हम पैराजियोलॉजी कहते हैं। देखिए, कोई भी जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो यानी कि कोई भी एक फाइलम पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें पढ़नी होती है। एक तो उस फाइलम के जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं और दूसरा उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है यानी कि उसकी वेरियस क्लासेस को आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले हम इसके जनरल फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये फाइलम के क्या मुख्य लक्षण है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिख रखा है ये निम्न श्रेणी के, है ना, ये लो कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं और ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीव है, राइट। तो मैंने क्या कहा है, ये निम्न कोटि के जीव होते हैं और ये बहुकोशिकीय होते हैं। ओके, ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन ध्यान रहे कि इनके अंदर कोशिकाएं तो बहुत सारी है, ओके, लेकिन कोशिकाएं जो है वो लूजली विन्यासित है ना, दृढ़ता से जुड़ी हुई नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्पॉन्जेस के अंदर किसी भी प्रकार के उत्तक नहीं होते हैं। इनका जो शरीर संगठन है आप कुछ ही देर में पाओगे कि पढ़ोगे कि उसके अंदर कैसा होता है, कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन है, यानी कि निम्न कोटि के बहुकोश के जीव हैं और इनके अंदर किसी भी प्रकार का उत्तक नहीं होता है। यदि हम इनकी बॉडी वॉल की यदि बात करें, देह भित्ति की बात करें, तो इनकी देह भित्ति जो है उसके बिहाफ के ऊपर ये द्विस्तरीय जीव है। द्विस्तरीय जीव को हम क्या कह देते हैं, डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर दो लेयर्स होती है। बॉडी वॉल इज कवर्ड बाय टू लेयर्स, दो लेयर्स होती है, एक बाहरी लेयर होती है और एक भीतरी लेयर होती है। बाहरी लेयर जो होती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। ओके, एक्टोडर्म को हम पिनेकोडर्म भी कह सकते हैं, एंडोडर्म को हम कोइनोडर्म भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है कि पिनेकोडर्म के अंदर विशेष कोशिकाएं पाई जाती है और उनको हम पिनेकोसाइट सेल्स कहते हैं, और कोइनोडर्म के अंदर विशेष कोशिकाएं पाई जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स। इनको सामान्य भाषा में हम कोलर सेल्स भी कह सकते हैं या कोइनोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, तो बॉडी वॉल जो है उसके बिहाफ के ऊपर देखो तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से द्विस्तरीय जीव है, दो लेयर्स होती है, राइट। बाहरी को पिनेकोडर्म कहते हैं और भीतर वाली को क्या बोलते हैं, कोइनोडर्म कहते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक अकोशिकीय लेयर, नॉन सेलुलर लेयर, जिलेटिनियस लेयर पाई जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, मीजेनकाइम परत कहते हैं। तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में इनके अंदर क्या पाई जाती है, मीजेनकाइम पाई जाती है। इस मीजेनकाइम परत की यह विशेषता है कि इस मीजेनकाइम परत के अंदर बहुत अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है। ओके, इनके अंदर क्या पाई जाती है, अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है, और ये जो अमीबोसाइट सेल्स होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और उन अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं जो होती है, जो अलग अलग प्रकार की अमीबोसाइट्स कोशिकाएं हैं जो कि मीजेनकाइम में पाई जाती है, उनका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि आर्कियोसाइट सेल्स, ये जो आर्कियोसाइट सेल्स है ये स्पॉन्जेस के अंदर पाए जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण सेल्स है। ये अविभेदित कोशिकाएं हैं, इनको हम टोटिपोटेंट सेल्स भी कह सकते हैं, इनको हम पूर्ण शक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी कोशिका का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। दूसरा, क्रोमोसाइट सेल्स, ये क्रोमोसाइट सेल्स जो है वो एक तरीके की पिगमेंट सेल्स है, वर्णक कोशिकाएं हैं। ओके, इसी प्रकार से कुछ और कोशिकाएं होती है जिसको कि हम थीसोसाइट्स कहते हैं। थीसोसाइट जो है वो संग्रहित भोज्य पदार्थ की कणिकाएं हैं, यानी कि ये स्टोर्ड फूड ग्रेन्यूल्स हैं, यानी कि संग्रहित भोज्य पदार्थों युक्त क्या होती है, कणिकाएं होती है। ओके, तो मीजेनकाइम के अंदर अमीबोसाइट सेल जो होती है ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
अब यदि हम बात करते हैं इनके आवास की, इनके हैबिटेट की बात करते हैं कि आखिर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी स्पॉन्जेस है, मैक्सिमम जितने भी स्पॉन्जेस है, अधिकांश स्पॉन्जेस जो होते हैं वो समुद्री जल के अंदर, मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्पॉन्ज जैसे कि स्पॉन्जिला वगैरह को यदि आप देखेंगे तो ये किस में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर किस में होते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। ओके, साथ ही साथ ये देखिए, या तो ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, एकल जीव होते हैं, या तो ये सॉलिटरी होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल रख रखा है साइकोन, तो साइकोन जो होता है वो एक कैसा है, एकल जीव है, सॉलिटरी होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पॉरीफेरा के कुछ सदस्य होते हैं, वो कैसे होते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं, निबही होते हैं। जैसे ल्यूकोसोलिनिया है, वो सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म नहीं है, कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। ओके, नेक्स्ट यदि बात करते हैं शरीर संगठन की, राइट, इनका शरीर संगठन कैसा है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बहुकोशिकीय जीव हैं। ओके, लेकिन इनके अंदर कोशिकाएं ढीले रूप से विन्यासित है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो शरीर संगठन होता है वो कोशिकीय प्रकार का शारीरिक संगठन है, राइट, लेकिन कोशिकाएं मिलकर उत्तक वगैरह नहीं बनाती है। यदि हम इनकी सममिति की बात करें, सिमेट्री की बात करें, तो या तो ये कैसे होते हैं, असममित होते हैं। असममित का मतलब होता है एसिमेट्रिकल, या फिर इनके अंदर सममिति, अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आर यू गेटिंग, या तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं या इनके अंदर कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। असममित या कैसी होती है, अरीय सममिति होती है। ओके, यदि इनके बॉडी की यदि हम आकार देखें तो या तो ये कैसा होता है, फूलदान नुमा, फूलदान समझते हैं ना, वास शेप्ड गुलदस्ते नुमा होता है, या फिर ये कैसे होते हैं, नालवत, नालवत का मतलब होता है बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह होते हैं, या फिर प्याले के समान कप आकार के होते हैं, कप शेप्ड होते हैं, या फिर ये कैसे होते हैं, कलश के समान अर्ण शेप्ड के भी हो सकते हैं, राइट। और इनके जो शरीर के ऊपर कंकाल पाया जा सकता है, और वो जो इनके शरीर के ऊपर जो कंकाल होता है वो कंटिकाओं के रूप में पाया जाता है। कंकाल जो है वो किस रूप में पाया जाता है, कंटिकाओं के रूप में पाया जाता है। और कंटिकाएं देखिए, कंटिकाएं जो होती है वो या तो सिलिका से बनी हुई कंटिकाएं हो सकती है, या फिर कैसी होती है, कैल्शियमी कंटिकाएं हो सकती है। ओके, या तो कैल्शियमी कंटिकाएं हो सकती है, या सिलिका से निर्मित कंटिकाएं हो सकती है, या स्पॉन्जिन रेशो से बना हुआ क्या हो सकता है, इनका कंकाल पाया जा सकता है। कंकाल के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं इनके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। प्लस ये जितने भी जो स्पॉन्जेस होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, राइट, ये गति नहीं करते हैं, किसी एक आधार से, किसी एक सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। ये स्थानबद्ध ऑर्गेनिज्म है, सेसाइल है, गमन नहीं करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, इनके अंदर जो कैविटी है, ओके, वो कौन सी है, स्पॉन्जोसील कैविटी है, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे बाहर तो कौन सी, पिनेकोडर्म में, पिनेकोडर्म के अंदर की परत कौन सी है, कोइनोडर्म में। और कोइनोडर्म जो है वो स्पॉन्जोसील कैविटी को, बीच में गुहा है स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी को चारों तरफ घेरे हुए कौन है, कोइनोडर्म है, और उसके बाहर कौन है, दैट इज पिनेकोडर्म है। तो इनके अंदर स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी के नाम से भी इसको जानते हैं, राइट। तो ये तो कुछ लक्षण थे। अब कुछ और लक्षणों की हम बात करें जो कि स्पॉन्जेस की विशेषता है, और स्पॉन्जेस उसी के कारण जाने जाते हैं। कुछ और गुणधर्म देखिए स्पॉन्जेस के। देखिए जैसा कि हमने कहा है कि स्पॉन्जेस के शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो इनके शरीर के ऊपर कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं, तो इनकी बॉडी के ऊपर जो पोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होता है ऑस्टिया, और एक जो होता है वो क्या होता है, ऑस्कुलम। ऑस्टिया और ऑस्कुलम, ऑस्टिया जो होता है वो तो होते हैं अनेक, और ऑस्कुलम कितना होता है, केवल एक होता है। जैसे कि देखिएगा ये शरीर है इनका स्पॉन्जेस का, तो ये जो है ऊपर एक छेद है वो तो है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से पानी बाहर जाता है, और बॉडी के ऊपर खूब सारे छेद होते हैं जिससे पानी अंदर आता है। इन छेदों को हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज व्हाट, ऑस्टिया। और इनसे वाटर क्या करता है, एंटर करता है, और यहां से वाटर क्या होता है, एग्जिट होता है। यहां से पानी बाहर निकलता है, यहां से पानी क्या आता है, अंदर आता है। ओके, प्लस इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है स्पॉन्जेस की कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। जो कुछ भी बॉडी के अंदर आता है
और जो कुछ भी बॉडी के बाहर जाता है वो किसके थ्रू जाता है? नाल तंत्र के थ्रू जाता है। इनके अंदर कैनाल सिस्टम्स होते हैं। कैनाल सिस्टम पूरे जंतु जगत के अंदर ये कैनाल सिस्टम इसकी स्पेशलिटी है। और ये जो कैनाल सिस्टम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एस्कोन, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? साइकोन, ल्यूकोन, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, और चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? रेगोन। ये रेगोन जो होती है कैनाल सिस्टम, ये केवल लार्वल स्टेज में ही पाया जाता है, केवल लार्वा अवस्था में ही पाया जाता है। और सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो कैनाल सिस्टम है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है वो कौन सा है? एस्कोन है। ओके, तो एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रेगोन प्रकार का क्या होता है? कैनाल सिस्टम होता है, जो इनकी विशेषता है, जो इनकी विशेषता है। ओके, अब यदि हम कुछ और बात करें स्पॉन्जेस की, तो अलैंगिक जनन कैसे होता है इनके अंदर? तो अलैंगिक जनन जो होता है इनके अंदर, वो देखिए या तो मुकुलन के द्वारा होता है या विखंडन के द्वारा होता है। राइट, विखंडन के द्वारा होता है, फिशन के द्वारा होता है, या बडिंग के द्वारा होता है, या फिर इनके अंदर क्या बनती है? जेम्यूल बनती है। जेम्यूल क्या है? ये आंतरिक मुकुल है। जेम्यूल क्या है? आंतरिक मुकुल है, यानी कि इंटरनल बड है। इंटरनल बड है, ये बहुत विशेषता है इनकी, यहां से क्वेश्चन भी पूछते हैं। इंटरनल बड है और इनके अंदर जेम्यूल्स के अंदर स्पेशल सेल्स मिलती है जिनको कि हम बोलते हैं आर्क्योसाइट सेल्स। आर्क्योसाइट सेल्स। ओके, तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा या विखंडन के द्वारा या जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा। लैंगिक जनन की हम बात करते हैं, तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक जनन जो होता है वो स्पर्म ऑब्लिक ओवा द्वारा, शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा होता है। अब यदि पूछे कि शुक्राणु और अंडाणु को कौन बनाता है, तो इनका निर्माण आर्कियोसाइट सेल्स से होता है। राइट, इनका निर्माण किससे होता है? आर्कियोसाइट सेल से होता है। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा हो रहा है? स्पर्म या ओवा के द्वारा होता है, और इनका निर्माण, स्पर्म्स और ओवा का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? आर्कियोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, प्लस इनके अंदर जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन वो कैसा होता है, यानी कि डेवलपमेंट कैसा होता है? तो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखो, आगे भी काम आएगा, कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वा अवस्था उपस्थित होगी। जीवन का जो चक्र है उसके अंदर लार्वा अवस्था क्या होगी? उपस्थित होगी। अब लार्वा अवस्था उपस्थित होती है तो कितने प्रकार के लार्वा होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक का नाम है एम्फीब्लास्टुला, और दूसरे का नाम है पेरेन्काइमुला। तो 2 प्रकार के लार्वा इनके अंदर पाए जाते हैं। एक का नाम है एम्फीब्लास्टुला और एक का नाम है पेरेन्काइमुला। ओके, तो इन कैरेक्टर्स के बारे में भी ध्यान रखिए, जैसे छिद्र बॉडी के ऊपर होते हैं। नाल तंत्र के बारे में ध्यान रखिए। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, परिवर्धन, इनके बारे में भी ध्यान रखें। कुछ और कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं स्पॉन्जेस के। देखिए, स्पॉन्जेस जो होते हैं इनके अंदर एक बहुत अपार क्षमता पाई जाती है, और वो है पुनरुद्भवन की क्षमता। राइट, इनके अंदर पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। अपार क्षमता पाई जाती है। राइट, इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्या पाई जाती है? अपार क्षमता। दे हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। इनके अंदर रीजनरेशन की बहुत क्या होती है? क्षमता होती है। ओके, साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनका जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। जैसे कि आप ये देखिए, एक तो ये पुनरुद्भवन की क्या पाई जा रही है, इनके अंदर क्षमता पाई जा रही है। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन, कि इनके अंदर जो पाचन तंत्र है वो कैसा है? पाचन तंत्र, तो देखिए इनके अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो कैसा होता है? अंतराकोशिकीय पाचन। अंतराकोशिकीय पाचन।
इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इनके अंदर जो डाइजेशन है वो कैसा है, अंतराकोशिकीय पाचन, यानी कि इंट्रासेल्युलर क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये भी ध्यान रहे कि इनके अंदर श्वसन तंत्र, देखिए मैं कुछ तंत्रों के नाम लिख रहा हूं, श्वसन तंत्र, दूसरा इनके अंदर कौन सा, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, राइट, और उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ये जो चारों तंत्र है, चारों तंत्र, ये इनके अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ऐसा कोई इनके अंदर सिस्टम नहीं होता है, न तो श्वसन, ना ही परिसंचरण, ना ही उत्सर्जन तंत्र और ना ही क्या होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं। ओके, तो ये तो थे कुछ स्पेशल फीचर्स, जनरल फीचर्स किसके, दैट इज पोरीफेरा के। ओके, अब देखिए जब हमने अभी पोरीफेरा के बारे में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए तो आपको साथ ही इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि इसको कितनी क्लासेस के अंदर, या इस फाइलम को, पोरीफेरा फाइलम को कितने वर्गों के अंदर विभक्त किया गया है। यदि हम स्पॉन्जेस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्पॉन्जेस जो है, यानी कि जो पोरीफर्स हैं, पोरीफेरा फाइलम को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, 3 क्लासेस में विभक्त किया गया है, कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनिलिडा और डेमोस्पोंजिया। ओके, अब देखिए मैंने एक कंपैरेटिव अकाउंट दिया है ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाए। देखिए जो नीट एस्पायरेंट्स वगैरह जो हैं, राइट, या जो 11th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो तो जनरल फीचर्स पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी है, लेकिन नीट वगैरह एग्जाम्स के लिए, एम्स के एग्जाम्स के लिए और जितने भी जो लेवल्स हैं, हायर लेवल जिसके अंदर की फाइलम्स पूछे जाते हैं, नॉन कोड डेटा पूछे जाते हैं, उन सब के लिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए सबसे पहले यदि मैं कंपैरेटिव अकाउंट यदि दूं मैं, तो आवास की बात करता हूं, हैबिटेट की बात करता हूं कि आखिर जो है ये मेंबर्स कहां पर पाए जाते हैं। तो कैलकेरिया के जो सदस्य होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। ओके, और हेक्साएक्टिनिलिडा के जो सदस्य हैं वो समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, और डेमोस्पोंजिया के जो सदस्य हैं वो समुद्री जल के अंदर भी पाए जा सकते हैं और अलवणीय जल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ओके, अलवणीय जल के अंदर इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, मैंने पहले भी दिया था, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो अलवणीय जल के अंदर पाए जाने वाला एक स्पॉन्ज है, राइट। बाकी तो जनरली आप देख रहे हैं अधिकांश किस में पाए जा रहे हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जा रहे हैं। यदि हम इन तीनों क्लासेस के साइज को यदि कंपेयर करें तो देखिए कैलकेरिया के अंदर जो मेंबर्स हैं वो सबसे छोटे हैं, इनकी मैक्सिमम साइज जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर तक है, दे आर 10 to 15 सेंटीमीटर साइज। हेक्साएक्टिनिलिडा जो होते हैं वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उनकी साइज जो होती है वो अप टू 1 मीटर तक के साइज के होते हैं, और डेमोस्पोंजिया के जो सदस्य होते हैं वो 1 मीटर से भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, यानी कि इनकी साइज 1 मीटर से भी ऊंची हो सकती है। तो ये क्या लिखा है मैंने, काफ़ी बड़े होते हैं। यदि इन तीनों क्लासेस के यदि हम आकृति को, शेप को यदि आप कंपेयर करो तो कैलकेरिया के जो सदस्य होते हैं वो या तो गुलदस्ते नुमा होते हैं, जैसा गुलदस्ता होता है उसके आकार का गुलदस्ते नुमा होते हैं, या फिर कलश नुमा होते हैं, या फिर प्याली नुमा होते हैं। यदि इनकी आकृति की बात करें हम तो हेक्साएक्टिनिलिडा के जो सदस्य होते हैं वो बेलनाकार, ओके, सिलेंड्रिकल या फूलदान नुमा होते हैं, और डेमोस्पोंजिया के जो सदस्य होते हैं वो फूलदान नुमा, प्याली नुमा, या इनकी कैसी होती है, शेप कैसी होती है, गद्दी के समान होते हैं। ओके, देखिए ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके अंदर जो कंटिकाएं होती है, स्पिक्यूल्स होते हैं, उनका प्रकार क्या होता है। देखिए ये तो हमने पढ़ा है अभी जनरल फीचर्स के अंदर कि इनके शरीर के ऊपर जो स्केलेटन होता है वो कंटिकाओं का बना होता है, लेकिन किस प्रकार की कंटिकाएं। तो देखिए कैलकेरिया नाम भी इसीलिए पड़ा कि इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती है। कैलकेरिया क्लास के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कंटिकाएं पाई जाती है, जबकि हेक्साएक्टिनिलिडा जो क्लास है उसके अंदर कंकाल जो होता है वो सिलिका की कंटिकाओं का बना होता है। और डेमोस्पोंजिया एकमात्र ऐसा एक वर्ग है इसके अंदर जिसमें कंकाल अनुपस्थित भी हो सकता है, मतलब कुछ सदस्यों के अंदर ये अनुपस्थित होता है, और यदि उपस्थित होता है तो फिर वो सिलिका की कंटिकाओं का बना होगा या स्पॉन्जिन रेशो का बना होता है। संकुचन क्षमता,
कॉन्ट्रैक्शन का जो पावर है, देखिए संकुचन की क्षमता यहाँ पर अनुपस्थित होती है कैलकेरिया के अंदर, राइट, क्योंकि कंकाल पाया जाता है। हेक्साक्टिनिडा के अंदर भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है क्योंकि कंकाल पाया जाता है। लेकिन डेमोस्पोंजिया के अंदर अभी जस्ट आपने देखा था कि यहाँ पर कंकाल अनुपस्थित होता है, राइट, कुछ सदस्यों के अंदर हो भी सकता है, लेकिन जब अनुपस्थित होता है तो उसके कारण इनके अंदर संकुचन की क्षमता जो है, कॉन्ट्रैक्शन की जो क्षमता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नाल तंत्र। अभी जैसे मैंने कहा था पोरीफेरा का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, राइट, और वो है इनके अंदर पाया जाने वाला नाल तंत्र यानी कि कैनाल सिस्टम। आपने 4 प्रकार के कैनाल सिस्टम पढ़े थे, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन और रेगोन। लेकिन यदि क्लास कैलकेरिया की आती है तो इनके अंदर कौन सा होता है नाल तंत्र, तो एस्कोन, साइकोन या ल्यूकोन, तीनों में से कोई एक प्रकार का हो सकता है। हेक्साक्टिनिडा में क्या होता है, ल्यूकोन प्रकार का क्या होता है, नाल तंत्र होता है। लेकिन जो डेमोस्पोंजिया क्लास है उसके अंदर क्या होता है, रेगोन टाइप का क्या होता है, नाल तंत्र होता है, जो आगे चलकर किस में बदल जाता है, राइट, आगे चलकर किस में बदलता है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप में, और उसका नाम क्या है, एस्कोन टाइप ऑफ नाल तंत्र में ये बदल जाता है। यदि हम कोइनोसाइट्स की बात करें, मैंने अभी आपको एक इनर लेयर पढ़ाई थी कोइनोडर्म, और मैंने कहा था कि कोइनोडर्म के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं, कोलर सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कोलर सेल्स जो होती है कैलकेरिया में बड़े आकार की होती है, जबकि हेक्साक्टिनिडा में भी ये छोटी होती है और डेमोस्पोंजिया में भी क्या होती है, छोटी होती है। अब देखिए अभी हमने कहा था कि कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है, कंटिकाओं का बना होता है। तो ऊपर हमने कंटिकाओं का प्रकार पढ़ा, लेकिन ये जो कंटिकाएं होती है वो कंटिकाएं जो होती है, कंटिकाएं जो है उनका कितने अरिये होती है, कितनी अरिये होती है, ये जो कंटिकाएं होती है वो कितने रेड होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो ये क्या बताया था कि कंकाल जो है वो कंटिकाएं जो होते हैं वो किस चीज की बनी होती है, कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है। ओके, तो और यहाँ पर आपने क्या देखा कि इनके अंदर कितनी अरिये होती है, जैसे 1 अरिये, 3 अरिये या 4 अरिये। यहाँ पर जो कंटिकाओं का प्रकार है वो कैसा है, 1 अरिये, 3 अरिये या 4 अरिये होती है, यानी कि 1 रेड, 3 रेड या कैसी होती है, 4 रेड कंकाल होता है, राइट, कंटिकाएं होती है। और यहाँ पर हेक्साक्टिनिडा में जैसे कि नाम शो कर रहा है हेक्साक्टिनिडा, ये हेक्साक्टिनिडा नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 अरिये प्रकार की कंटिकाएं होती है, 6 रेड प्रकार की कंटिकाएं होती है। और डेमोस्पोंजिया में जो कंटिकाएं होती है वो कैसी होती है, 1 या 4 अरिये, 1 या कैसी होती है, 4 अरिये होती है। ओके, और यदि यहाँ पर देखेंगे आप प्रतिनिधि जंतु, इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन, ग्रेंशिया इत्यादि। ओके, कौन कौन से, ल्यूकोसोलिनिया, साइकोन, ग्रेंशिया इत्यादि। ओके, ये सब क्या है, दैट इज नॉन एज व्हाट, प्रतिनिधि जंतु है, राइट। और यदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो हेक्साक्टिनिडा के सदस्य कौन कौन से हैं, यूप्लेक्टेला। देखिए बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है यूप्लेक्टेला क्या होता है, तो यूप्लेक्टेला को हम क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं, राइट। इसको जापान के अंदर वेडिंग गिफ्ट में दिया जाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर भारत के अंदर शादी के अंदर एक नव दंपत्ति को जो है वो गुलदस्ता दिया जाता है, वैसे ही जापान के अंदर जो एक नव विवाहित जोड़ा होता है उसको क्या देते हैं, यूप्लेक्टेला देते हैं। यूप्लेक्टेला जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, यूप्लेक्टेला के अंदर एक श्रिम्प का एक जोड़ा पाया जाता है, तो सदा अमर रहता है, इसीलिए इसको शादी के अंदर जो है वो एक वेडिंग गिफ्ट के रूप में, शुभकामना संदेश के रूप में इसको वहां पर दिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेडिंग गिफ्ट इन जापान, यानी कि वीनस फ्लावर बास्केट या यूप्लेक्टेला कहते हैं। और हाइलोनीमा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लास रूप स्पंज भी कहते हैं। डेमोस्पोंजिया के मेंबर्स के अंदर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर लिख रखा है यूस्पोंजिया। एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चूज आउट ऑफ द फॉलोइंग द बाथ स्पंज, निम्न में से बाथ स्पंज को चुनिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाथ स्पंज किसको कहते हैं, तो यूस्पोंजिया को क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहते हैं। हॉर्स स्पंज किसे कहते हैं, तो हिप्पोस्पोंजिया को कहते हैं। बोरिंग स्पंज किसे कहते हैं, तो क्लियोना को कहते हैं। और डेड मैन्स फिंगर जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, कैलिना को कहते हैं। ओके, तो ये पूरा के पूरा क्या था, क्लासिफिकेशन था। यहाँ पर ये जो है वो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। 4th पॉइंट और 8th पॉइंट के अंदर कंटिकाओं का प्रकार ऑब्लिक करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कंकाल का प्रकार, कि कंकाल कैसा है, तो कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना है, कंकाल यहाँ पर सिलिका की कंटिकाओं का बना है, कंकाल यहाँ पर अनुपस्थित या सिलिका कंटिकाओं या स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना है। तो ये कंटिका कंकाल का प्रकार है। 4th वाला पॉइंट जो है वो कंकाल का प्रकार है, और 8th वाला जो पॉइंट है जो कंकाल कंटिकाओं का बना है, तो वो कंटिकाएं कितनी अरिये होती है उसके बारे में बता रखा है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था वो पोरीफेरा फाइलम के ऊपर वीडियो था। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। हम जितने भी फाइलम्स हैं, राइट, चाहे वो नॉन कॉर्डेट्स के हो चाहे वो कॉर्डेट्स के हो, हम सभी फाइलम्स के साथ में आएंगे। देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।